हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस स्टडी पॉइंट में। तो भाई कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर रहने वाला है 10। अभी तक हम 9 प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर चुके हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर आपने नहीं देखे हैं तो भी चैनल पे जाकर जरूर देख लीजिएगा। और आज के क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चंस को विद डिटेल्ड हम कवर करने वाले हैं। तो भाई प्लीज वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। एंड चैनल पर नए हैं तो भाई दिल्ली पुलिस एग्जाम की प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम डेली क्लासेस में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट, जो कि सन 2000 से लेकर के अभी तक जितने भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या फिर दिल्ली पुलिस एसआई के एग्जाम हो चुके हैं, उन सभी में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और भाई जो भी पूछे जाने की आगे संभावना है, उन सभी को हम आपके लिए लेकर के आते हैं। तो भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। सती प्रथा का पहला अभिलेखीय उदाहरण किस काल में मिलता है। तो भाई बात करें सती प्रथा का जो पहला अभिलेखीय उदाहरण है, तो यह मिलता है गुप्त काल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई गुप्त काल में मिलता है। और बात करें सती प्रथा की, तो भाई सती प्रथा का ये क्वेश्चन आपसे काफी बार पूछा जाता है। सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी 1829 में। ठीक है, और किसके द्वारा लगाई गई थी, तो विलियम बेंटिक द्वारा। ठीक है, जो कि क्या थे, बंगाल के गवर्नर थे उस समय। तो विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी 1829 में। और ये गुप्त काल का पहला अभिलेखीय उदाहरण था सती प्रथा का, जो कि गुप्त काल में मिलता है। सती प्रथा का पहला अभिलेखीय उदाहरण जो है यह गुप्त काल में मिलता है। तो भाई प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय क्रांति की जननी किसे माना जाता है। तो भाई भारतीय क्रांति की जननी की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मैडम कामा। इनके फुल नेम की बात करें तो मैडम भिकाजी रुस्तम कामा। ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता है, भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। और अगर हम बात करें भारतीय क्रांति का जनक, एक क्वेश्चन ये भी आपसे काफी बार पूछा जाता है। तो भाई भारतीय क्रांति का जनक कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, इनको यह उपनाम दिया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय क्रांति का जनक कहा गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और भाई भारतीय क्रांति की जननी कौन है, मैडम कामा। ठीक है, तो ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित क्रांतिकारी में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन संगठन के संस्थापकों में से एक थे, जिसकी स्थापना 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हुई थी। तो भाई यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह जो हैं ये कौन थे, ये क्रांतिकारी थे जो कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन संगठन के संस्थापकों में से एक थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है। तो भाई भारतीय गणतंत्र की प्रमुख की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और अगर बात करें भारत के जो प्रथम नागरिक, तो भाई भारत का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति को कहा जाता है। जो भी तत्कालीन राष्ट्रपति होंगे उन्हीं को भारत के क्या प्रथम नागरिक कहा जाता है। और दूसरे नागरिक की बात करें तो भारत के दूसरा नागरिक होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। तो भाई अब बात करें भारतीय संविधान का कौन सा वह अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 57। ठीक है, अनुच्छेद 57 जो है यह राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताओं को निर्धारित करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और आपके एग्जाम में काफी बार पूछे जा चुके हैं। तो भाई प्लीज एक एक क्वेश्चन को आप नोट डाउन करते चलिएगा और क्लास को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। ठीक है, तो भाई बात करें भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया के लिए उनको सूचना देना आवश्यक होता है कम से कम 14 दिन पूर्व। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति जी को उनके महाभियोग के बारे में सूचना दे दी जाती है। ठीक है, और ये महाभियोग प्रक्रिया क्या होती है, यह बेसिकली राष्ट्रपति जी को उनके पद से हटाने के लिए एक प्रक्रिया चलाई जाती है, जिसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 61 में। ठीक है, जिसका प्रावधान किया गया है आर्टिकल 61 में। ठीक है, आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति जी को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, उनके कार्यकाल में। तो भाई नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है। तो भाई संविधान के
अनुच्छेद 123 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की जाती है, ठीक है। और अगर हम बात करें अनुच्छेद 360 की, तो भाई 360 में जो प्रावधान किया गया है वित्तीय आपात का, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, वित्तीय आपात का जो प्रावधान किया गया है। और अगर हम बात करें आर्टिकल 356 या फिर अनुच्छेद 356 आप कह सकते हैं, तो इसमें क्या किया गया है, राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किया गया है, ठीक है, राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किया गया है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो भाई तीनों ही चीजें आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। आर्टिकल 123 जो है, तो इसमें क्या है, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात और अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक जोग जलप्रपात किस नदी का महाजलप्रपात है? तो भाई देख लीजिएगा, भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक जोग जलप्रपात जो है यह किस नदी का महाजलप्रपात है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, शरावती, ठीक है। तो शरावती नदी क्या है, महाजलप्रपात है जोग जलप्रपात का। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा भाई, काफी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है, स्टार लगा लीजिएगा और प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का संविधान डैश द्वारा हस्तलिखित है? तो भाई भारत का जो संविधान है किसके द्वारा लिखित है? तो यह लिखित है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और भाई इन्होंने भारतीय संविधान की जो रचना की थी अंग्रेजी भाषा में की थी, ठीक है, ये भी काफी बार पूछा जाता है, ठीक है, अंग्रेजी भाषा में भारतीय संविधान को लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा। और अगर बात करें भारतीय संविधान के जनक या फिर भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर, फिर आपका वहां पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करें, संविधान सभा में जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो भाई BN राव आपका फिर वहां पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष BN राव, भारतीय संविधान के जनक या फिर पिता भीमराव अंबेडकर। और बात करें श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो भाई इन्होंने की थी जनसंघ की स्थापना, ठीक है, ये भी काफी बार पूछा जाता है। जनसंघ की स्थापना की गई थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? तो भाई कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य जो है यह कर्नाटक संगीत से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन पंडित रविशंकर के गुरु थे? तो भाई पंडित रविशंकर के गुरु की बात करें तो पंडित रविशंकर के जो गुरु थे अलाउद्दीन खान, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अलाउद्दीन खान जो थे पंडित रविशंकर के गुरु थे। और ये क्या थे, एक सरोद वादक थे, ठीक है, सरोद वादक थे, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। सरोद वादक थे अलाउद्दीन खान, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी? तो भाई पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम जो है यह किसके द्वारा लिखी गई? तो यह लिखी गई थी मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें महात्मा गांधी जी, तो भाई महात्मा गांधी जी इनकी जो आत्मकथा है ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ठीक है, ये काफी बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में क्वेश्चन। महात्मा गांधी जी की आत्मकथा की बात करें तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इनकी आत्मकथा है। और बात करें विजय लक्ष्मी पंडित जी की पुस्तक के बारे में तो द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस इनकी विजय लक्ष्मी पंडित जी की पुस्तक हो जाएगी। और अगर बात करें श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो भाई अप्रीतम नायक, ठीक है, अप्रीतम नायक जो है यह इनके द्वारा लिखी गई है श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा। तो भाई सभी पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठ पूजा मुख्य रूप से किस राज्य में मनाई जाती है? तो भाई छठ पूजा की बात करें तो छठ पूजा मनाई जाती है बिहार राज्य में, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय रेलवे नई दिल्ली में अपनी पहली कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली किस वर्ष शुरू की? तो भाई भारतीय रेलवे ने नई दिल्ली में अपनी पहली कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली जो है यह शुरू की थी 1996 में, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें भारतीय रेल जो है यह सर्वप्रथम किस वर्ष चली थी? तो भाई 1853 में, ठीक है, अप्रैल 1853 में, 16 अप्रैल 1853 को भारतीय रेल पहली बार चली थी, जो कि 34 किलोमीटर मार्ग पर चली थी कुल, ठीक है, 34 किलोमीटर, आप ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, 34 किलोमीटर मार्ग पर चली थी बॉम्बे से ठाणे के बीच में, ठीक है, बॉम्बे से ठाणे के बीच में चली थी 34 किलोमीटर मार्ग पर।
16 अप्रैल 1853 में, ठीक है। और जो नई दिल्ली में इन्होंने अपनी कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली की शुरुआत की थी तो 1996 में की गई थी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एशिया में पहली बार ओलंपिक खेलों का आयोजन किस वर्ष में किया गया था? तो भाई एशिया में पहली बार जो ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था यह किया गया था 1964 में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें ओलंपिक खेलों की तो ओलंपिक खेल हर 4 वर्ष में आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोहन सिंह भकना और हरदयाल मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे? तो भाई सोहन सिंह भकना और हरदयाल जो हैं यह मुख्य रूप से किस संगठन से जुड़े थे? तो यह जुड़े थे गदर पार्टी से। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई आप एक एक क्वेश्चन को प्लीज नोट डाउन करते चलिएगा। और गदर पार्टी की स्थापना की अगर बात करें तो गदर पार्टी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? लाला हरदयाल द्वारा, ठीक है। और कहाँ पे की गई थी? तो सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल द्वारा 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम राष्ट्र को जगाने के लिए मर भी जाएंगे, यह किसका नारा था? तो भाई यह नारा किसका था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, बागा जतीन जो है इनका नारा था कि हम राष्ट्र को जगाने के लिए मर भी जाएंगे, ठीक है। बागा जतीन जी का नारा था यह। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तालाब पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे गहरा वनस्पति रहित और दलदलीय क्षेत्र क्या कहलाता है? तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तालाब पारिस्थितिकी तंत्र का जो सबसे गहरा वनस्पति रहित और दलदलीय क्षेत्र है तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है गहन क्षेत्र, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। गहन क्षेत्र कहा जाता है। गहन क्षेत्र बात करें तो गहन क्षेत्र क्या होता है? तो ये गहरे जल का एक भाग होता है जहां पर कोई प्रभावी प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। और एक क्या होता है? जल का भाग होता है गहरे जल का, जिसको कि गहरा वनस्पति रहित और दलदलीय क्षेत्र कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो भाई कौन सी प्रायद्वीपीय नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गोदावरी, ठीक है। गोदावरी, नर्मदा, ठीक है। नर्मदा नदी जो है तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी, ठीक है। नर्मदा नदी जो है यह क्या है? प्रायद्वीपीय नदी है जो कि पश्चिम की ओर बहती है। और अगर हम बात करें इसका उद्गम स्थल तो भाई नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक, ठीक है। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि काफी बार पूछा जा चुका है। अमरकंटक, ठीक है, जो कि क्या है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। और बात करें नर्मदा नदी को गुजरात और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो भाई किसकी? गुजरात और मध्य प्रदेश, ठीक है, इसकी क्या कहा जाता है? जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो भाई ये काफी बार पूछा जा चुका है तो प्लीज नोट डाउन करते चलेगा एक एक पॉइंट को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रिटिश युग के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को डैश के रूप में जाना जाता था। तो भी ब्रिटिश युग के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को किस नाम से जाना जाता था? तो भारतीय जो अर्थव्यवस्था है इसको जाना जाता था कच्चे माल के स्रोत के रूप में, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा, कच्चे माल के स्रोत के रूप में जाना जाता था भारतीय अर्थव्यवस्था को। तो भाई ये थे आज के हमारे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। भाई वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और इसी टाइप से दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास डेली क्लास की नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।